नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस दिवाली स्पेशल में। मैं हूं दीपक यादव। 2020 तकरीबन पूरी तरह से कोविड जैसी आपदा की भेंट चढ़ चुका है। कोविड की आपदा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वहीं इस आपदा में कुछ अवसर भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हाउसिंग सेक्टर में ही देखने को मिला है। घरों की बिक्री घटी है तो बड़े स्तर पर प्राइस करेक्शन भी हुआ है। ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। फेस्टिव सीजन है, लिहाजा बिल्डरों पर बिक्री का दबाव है। ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट में तमाम ऑफर्स भी हैं। जानकारों की माने तो ये वक्त घर खरीदारी के लिहाज से सबसे ज्यादा अनुकूल है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए सावधानियां सबसे जरूरी हैं। तो आज दिवाली स्पेशल में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी मार्केट की संभावनाओं पर, ताकि आपके निवेश को सटीक दिशा मिले, साथ ही सावधानियों पर ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अरविंद नंदन, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टिंग सेविल्स इंडिया, और अंकिता सूद, डायरेक्टर रिसर्च हाउसिंग मकान एंड proptiger.com से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अंकिता जी और अरविंद जी। अरविंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि तमाम इंडस्ट्री दिग्गज, बड़े बैंकर्स होम बाइंग को लेकर काफी बुलिश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि निवेश अपनी जगह है, लेकिन घर खरीदने के लिए इससे शानदार समय पहले नजर नहीं आया। आप क्या कहते हैं? दीपक जी, सबसे पहले तो आने वाले त्योहार की और फेस्टिव सीजन की बहुत बधाइयां आपको और सभी दर्शकों को। और जहां तक आपका प्रश्न है, देखिए, इसमें मेरा ख्याल है इसमें दोनों बातें सही हैं। एक तो ये बिल्कुल सत्य है कि इससे बढ़िया समय शायद नहीं आएगा, या हमने अभी पिछले कुछ समय से नहीं देखा इतना अच्छा अवसर। चूंकि इस समय दाम काफी गिरे हुए हैं, सप्लाई साइड जो है वो इस समय काफी ज्यादा नेगोशिएट करने को तैयार है, और लोगों की तमाम रिक्वेस्ट को मानने को तैयार है। इसलिए खरीदारों के या निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन साथ में इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं जिन पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। मुश्किलें खासकर इस बात से आती हैं कि इस समय आर्थिक स्थिति लोगों की कुछ डांवाडोल सी हुई है, और उस वजह से कई दफे अवसर अच्छा होते हुए भी लोग उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो इसलिए मैंने कहा इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो यह है कि अवसर बहुत अच्छा है, अगर आप तैयार हैं, अगर आपके पास साधन संसाधन है तो ये बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान देना होगा कि कई लोगों की आर्थिक स्थिति इस समय कुछ अनिश्चित सी हो चुकी होगी, जिसकी वजह से मार्केट में जो उम्मीद है उसके अनुरूप एक्टिविटी ना भी दिखाई दे, ये संभावना भी बनती है। कोविड ने रियल एस्टेट को धराशायी कर दिया है। अगस्त से पहले कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में बिक्री के आंकड़ों ने चौंका दिया है। ये जो बिक्री देखने को मिली है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या कोई खास सेगमेंट में बिक्री बढ़ी है, या स्पेसिफिक रीजन में बिक्री बढ़ी है, या फिर ओवरऑल रियल एस्टेट में बेहतरी के संकेत नजर आ रहे हैं? तो मैं अरविंद जी की बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ कि ये इससे बेहतर समय नहीं हो सकता घर खरीदने के लिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा उछाल दिखा है नंबर्स में, तो उसको हम एक तरह से पेंट अप डिमांड भी एस्क्राइब कर सकते हैं। लॉकडाउन आने के बाद सब कुछ एकदम बंद हो गया था, तो बायर्स निकल के मार्केट में आए, और फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में जो स्लो डाउन था उसको रिवाइव किया। तो सेगमेंट की बात करें तो 45 to 75 लाख के सेगमेंट में कंसिडरेबल मूवमेंट और ट्रैक्शन दिखा है पिछले क्वार्टर में। और हम देख रहे हैं कि आगे जाते ही जो हमारा अभी थर्ड क्वार्टर कंक्लूड हुआ है, फोर्थ क्वार्टर में भी इसी मोमेंटम को कंटिन्यू देखा जा सकता है। अरविंद जी, निवेश के लिहाज से रियल एस्टेट में फोकस कम है। कोविड ने लोगों में गोल्ड या दूसरी कमोडिटीज समेत शेयर मार्केट पर भी इंटरेस्ट बढ़ाया है। उन लोगों को क्या करना चाहिए जो रियल एस्टेट में निवेश करना चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छा और बहुत बृहद सवाल है दीपक जी। इस पर तो पूरा एक आप मेरा ख्याल है एपिसोड ही कर लें। लेकिन फिलहाल देखिए, तमाम तरह के एसेट क्लासेस हैं जो निवेशकों के सामने हमेशा रहते हैं। ये तय है कि जो रियल एस्टेट का निवेशक है उसके पास अभी तक मेरा ख्याल है पिछले 1 साल से पहले तक सिवाय रियल एस्टेट खरीदने के और कोई उपाय था नहीं, अगर इस एसेट क्लास में जाना है तो। और इसके अलावा दूसरे एसेट क्लास जैसे इक्विटीज हो गए या फिर गोल्ड हो गया या जैसे तमाम और एसेट क्लास में वो सब अवेलेबल है। एक
बदलाव जरूर आया पिछले 1-1.5 साल में, और वो है कि रियल एस्टेट में एक डेरिवेटिव जो है वो भी अब उपलब्ध है लोगों के लिए, और वो है रीट। हालांकि सिर्फ एक ही रीट था अभी जुलाई से पहले तक, और उसके बाद अब 2 रीट हो गए हैं, और इसके अलावा कुछ एक और भी आने वाले हैं। तो जो रियल एस्टेट से इनकम कमाना चाहते हैं, मैं सिर्फ निवेशकों की बात कर रहा हूँ दीपक जी, जो रियल एस्टेट में पैसा लगाकर उससे इनकम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सीधा सरल उपाय तो है ही कि वो रियल एस्टेट खरीदें और उसकी विवेचना करें। लेकिन अगर वो इस रीट नाम के एसेट क्लास को भी देखना चाहें तो इसमें संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है। रीट इस समय सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से जो रिटर्न आते हैं उसका लाभ उन्हें मिलता है। तो रीट है और हार्ड एसेट है, यानी कि रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में आप चाहें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए जैसे अंकिता ने कुछ हमें कुछ इंडिकेशंस दिए कि अभी इस समय बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ खास मार्केट्स हैं जहां पर यह हो सकता है। इसके अलावा कई एसेट क्लास हैं, जैसे कि दुकानें हैं, यानी कि रिटेल है, ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल हैं, सब पर अलग अलग चर्चाएं कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर है उसके लिए सीधी सी सलाह यह है कि इस समय अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है और आपके बजट में है तो आप देर न करें, और अगर आप रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो रीट आपके लिए उपलब्ध है। रीट पर भी जरूर ध्यान दें। अरविंद जी, निवेश की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले निवेश के लिए या तो कमर्शियल रियल एस्टेट था या फिर हाउसिंग सेक्टर था, लेकिन बीते कुछ साल में रीट, कोवर्किंग स्पेस, ARHC समेत तमाम जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर रीट को छोड़ दें तो शायद ज्यादातर जो ऑप्शन है वो बड़ी पूंजी वालों के लिए हैं। मिड इनकम ग्रुप के लिए रियल एस्टेट में निवेश को लेकर किस तरह के विकल्प देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने ARHC का नाम भी ले लिया, जो कि बहुत अच्छा रहा। ये भी एक आगे आने वाला बहुत अच्छा एसेट क्लास भारत में उपलब्ध हो जाएगा। तो क्यों ना मैं 1 मिनट उस पर ले लूं दीपक जी। जरूर। देखिए ARHC, धन्यवाद। तो ARHC की गाइडलाइंस अभी जुलाई के अंत में आई थी, और काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। बड़ा ही सीधा सा इसमें उपाय है। पहली बात तो यह है कि इसमें 2 मॉडल दिए गए हैं। मॉडल 1 में जो सरकारी खर्चे से बनाए हुए मकान हैं जो खाली पड़े हैं वो हैं, जो कि जनरली कहना चाहिए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए या LIG के लिए बनाए हुए हैं। और दूसरा है जिसमें कि कोई प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर कंपनियां अपनी जमीन पर बनाना चाहें। मॉडल 1 जो है वो बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है रियल एस्टेट के इन्वेस्टर के लिए भविष्य में जाकर। अभी इस समय तुरंत तो उपलब्ध नहीं है। तो ARHC में चूंकि वो एक बने बनाए मकानों का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसको लेकर उन्हें रेंट करना और रेंट पर फिर इनकम कमाना, हमने इस पर काफी डिटेल में इसकी एनालिसिस की है, इसकी विवेचना की है। इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं एक इन्वेस्टर के लिए, और जो कमर्शियल रिटर्न हमारे देश में मिलते हैं उसके आसपास ये रिटर्न मिल सकते हैं। तो आने वाले समय में ARHC के थ्रू इन्वेस्टर्स के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू होगा। लेकिन फिलहाल अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स देखें उन प्रॉपर्टीज को जहां पर कि वो 70-80 लाख के बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें, और ये वो सेगमेंट है जिसमें कि आने वाले समय में काफी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है आज अभी इसी वक्त वहां पर खरीदारी बहुत ज्यादा न हो रही हो, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि रियल एस्टेट एक लंबे होराइजन का इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि 2 तरह की एसेट क्लासेस हैं रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल में खासकर। एक तो वो है जो कि हम इस समय सुपर प्रीमियम कहते हैं, जिसमें कि काफी अच्छी ट्रांजैक्शन चल रही हैं। ये 5 करोड़ 12 करोड़ की रेंज वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन जो आम जनता के लिए, जो आम खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है 70-80 लाख का बजट, और वहां पर इस समय अगर आप डीलें करते हैं तो भविष्य में आपको काफी लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अंकिता जी, फेस्टिव सीजन है, प्रॉपर्टी मार्केट में तमाम तरह के ऑफर्स हैं, ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई प्रॉपर्टी दिखती सस्ती है, लेकिन जब उसकी बारीकी से जांच की जाए तो कहानी कुछ और ही निकलती है। पॉन्जी स्कीम्स का बाजार भी फेस्टिव सीजन में काफी गर्म रहता है। ऐसे में जो लोग अपनी जमा पूंजी घर खरीदारी में लगाने जा रहे हैं उनको कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? दीपक जी, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर हम नंबर्स को देखें तो फेस्टिव सीजन का जो क्रेज था वो धीरे धीरे वेन आउट होता दिख रहा है।
अगर हम देखें तो 2013 ऑनवर्ड्स इतना उछाल नहीं है फेस्टिव सीजन के अराउंड। हाउएवर सेंटिमेंट्स इस टाइम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और जो डिसीजन इस टाइम लिया जाता है वो आने वाले 2 महीने में भी स्पिल ओवर हो सकता है। रही बात फेस्टिव सीजन स्कीम्स की, तो देखिए इस टाइम डेवलपर्स के पास कुछ ज्यादा इनोवेटिव करने को अब रह नहीं गया है। आप गोल्ड दे देंगे, आप कार दे देंगे और आपका ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल तो इस साल बिल्कुल भी नहीं है। तो स्कीम्स पे ध्यान ना दें, स्कीम्स को बहुत बारीकी से जांचें, क्योंकि हर स्कीम के पीछे एक कुछ ना कुछ, तो अगर आप देखें तो सितंबर में अगर प्राइसेस कंपेयर करें तो सितंबर का प्राइस एंड अक्टूबर के प्राइस में बहुत डिफरेंस रहेगा। सो दर्शकों से और बायर्स से यही गुजारिश है कि वो स्कीम्स के ऊपर ना जाएं, उन्हें बारीकी से देखें, क्योंकि कहीं ना कुछ हिडन कॉस्ट जरूर रहती है। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिहाज से फ्यूचर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, 7 रूट की जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है, और भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, ऐसे में रियल एस्टेट की फ्यूचर डेस्टिनेशन कहां देखते हैं और कैसी संभावनाएं देखते हैं? दीपक जी, आज आपके सवालों का इतना गहरा अर्थ है कि हर एक पर एक हम पूरी चर्चा कर सकते हैं। और ये सवाल भी मुझे बहुत पसंद रहा है हमेशा से। देखिए, हमारे देश में हाउसिंग की शॉर्टेज है, ये एक ओपन सीक्रेट है, इसे हर कोई जानता है। दूसरी जो हमारे देश में समस्या है वो है अर्बन सेंटर्स की। हमारे यहाँ अर्बन सेंटर्स बहुत सीमित हैं, कुल मिला के 7 या 8 बड़े अर्बन सेंटर्स हैं जिस देश की आबादी 130 करोड़ या उससे भी ऊपर। तो आने वाले समय में अगर हमें अपने हाउसिंग शॉर्टेज को पूरा करना है और लॉन्ग टर्म होराइजन से प्लान करना है या सोचना है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें डेवलपमेंट वही देखनी चाहिए या वही होनी चाहिए डेवलपमेंट जहां पर कि बड़े अर्बन सेंटर्स आगे के लिए बन रहे हों या बनेंगे। अब अर्बन सेंटर्स वहीं बनेंगे जहां पर कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक्स वगैरह। मैं समझता हूं आने वाले समय में हमें ध्यान देना चाहिए उन क्षेत्रों पर या उन बेल्ट्स पर जहां पर इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहां पर लॉजिस्टिक्स आगे बढ़ रही है, जहां पर आगे सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ोतरी होगी। और इस लिहाज से देश में कई नाम हैं दीपक जी। हम अक्सर सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर तक ही देख पाते हैं, और खासकर बड़े चैनलों में, बड़े कार्यक्रमों में। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा एक दफा फिर से कि हमें उन कॉरिडोर्स को देखना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो बैंगलोर को ही ले लीजिए, तो बैंगलोर मैसूर जो पूरा कॉरिडोर बन चुका है, बल्कि उस पर इतनी एक्टिविटी है, उस पर कई सारे मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस हैं, पुराने डेस्टिनेशंस रीडेवलप होके नए सिरे से बन रहे हैं। एक उदाहरण ये हो गया। इसी तरह आप चले जाइए, अगर चेन्नई चले जाते हैं, एक बड़ा शहर है, वहां से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 बहुत बड़े कॉरिडोर्स निकल के आ रहे हैं। इस तरह के उदाहरण जो हैं ये भी आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। और अगर हम देश के अंदर चले जाएं, जिसे हम हिंटरलैंड कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसे तमाम तमाम सारी बेल्ट्स हमें मिल जाएंगी जहां पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुल मिला के अगर उसका सार निकाल के कहूं तो मेरा ये कहना है कि जिन जिन क्षेत्रों में भी, जिन जिन जगहों पर भी लॉजिस्टिक्स की डेवलपमेंट आपको होती हुई दिखाई पड़ती है, या आने वाले समय में सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होती दिखाई पड़ती है, उन सब जगहों पर निवेश करना बहुत अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म होराइजन से। चूंकि आपने पूछा, लॉन्ग टर्म होराइजन्स ये हैं। अब अगर मैं एक थोड़ा सा ऑफ बीट उदाहरण भी दे दूं अंत में इसी विषय पर, तो मुंबई के बाहर हम जैसे चले जाते हैं, तो मुंबई तो अपने आप में एक बहुत सैचुरेटेड बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली एनसीआर है। लेकिन मुंबई के बाहर जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खासकर मैं समझता हूँ पनवेल, खोपोली, खारघर, उस बेल्ट को अगर आप ले लें और पूरा पूना तक चले जाएं, तो वो सारी बेल्ट ऐसी है जहां पर कि इसी तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आगे होने वाली भी हैं। तो आप इस तरह की सारी बेल्ट्स को देखिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 2 या 3 साल नहीं है, उससे भी ज्यादा लंबा समय। और जहां भी आपको इस तरह का होराइजन देखना है, ये सारी बेल्ट्स बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं।
तो यानी एक बहुत छोटा सा ब्रेक के उस पार हम फिर हाजिर होंगे और जारी रखेंगे दिवाली स्पेशल की चर्चा को और देखेंगे कि इस दिवाली क्या कुछ ऑफर्स हैं या और क्या कुछ संभावनाएं हैं आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम दिवाली स्पेशल में बात कर रहे हैं कि दिवाली के बाद किस तरह से दिवाली के साथ किस तरह से आपको प्रॉपर्टी सेक्टर में संभावनाएं नजर आ रही हैं और कहां-कहां सावधानियां बरतनी हैं ताकि आपका निवेश बेहतर और सुरक्षित रहे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंकिता, नए ट्रेंड्स अपनाने के लिहाज से हम भारतीय काफी आगे रहते हैं, जिसका काफी बड़ा उदाहरण हाल ही में हमने वर्क फ्रॉम होम के तौर पर देखा। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि वर्क फ्रॉम होम से टीयर 2 शहरों का या दूर दराज के इलाकों में डिमांड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में छोटे शहरों में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? कौन से छोटे शहर आने वाले दशक में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे हमने एक रिपोर्ट की थी कुछ महीने पहले वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी हमें हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कि टियर 2 और 3 सिटीज, सेकेंडरी टर्शरी सिटीज में से जो वर्चुअल डिमांड है, मतलब जो लोग घर बैठे बैठे घर ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ट्रिमेंडस इंक्रीज देखा गया। और अगर आप करें चंडीगढ़, अमृतसर, सूरत, विशाखापट्टनम, कोची, इन सब जगहों से बहुत ही ज्यादा व्यूअर्स ऑनलाइन हैं, वो देख रहे हैं कि घर खरीदना और रेंट पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें, वर्क फ्रॉम होम बहुत टू सून होगा कि हम कहें कि इसकी वजह से सारा डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा, पर डेफिनेटली एक इंडिकेटर है। लोग जो हैं अब अपने घर चले गए हैं, वहां से काम करने की जो पहले सोच नहीं सकते थे, आप अब अपने घर से काम कर रहे हैं, तो वहां पे अर्न करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपना घर अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पिकिंग अप डिमांड सेकेंडरी एंड टर्शरी सिटीज में। इसमें मैं अरविंद की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जो बेल्ट्स हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी, तो जहां पे इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जहां पे इकोनॉमिक एंकर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तौर पे, वो एरियाज लॉन्ग टर्म में जरूर पिक होंगे क्योंकि अब एक ट्रेंड सेट हो गया है। अरविंद जी, वैसे तो कहा जाता है कि प्रॉपर्टी वहीं खरीदे जहां उसकी देखभाल कर सके। रेंटल प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर कोई घर खरीदना चाहे तो देश के टॉप 8 शहरों में बीते 5 साल में जिस तरह का सिनेरियो देखने को मिला है, उस लिहाज से कौन सा शहर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रिटर्न देने के मामले में सबसे ऊपर है आपके लिहाज से? दरअसल ये थोड़ा सा जटिल सवाल है दीपक जी। वो ये है, अगर मैं बहुत एक लंबा टाइम फ्रेम ले लूं तो 15 साल 17 साल का अगर मैं टाइम फ्रेम ले लूं तो हमारी जो रेंटल यील्ड है यानी कि रेंटल रिटर्न है वो क्रमशः कम होती गई है और कहीं कहीं तो 1.5% सालाना पर उतर आई है। कभी ये 4% के आसपास भी हुआ करती थी, 3.5-4 के आसपास हुआ करती। अब चूंकि ये रेंटल रिटर्न इतनी लो हो गई है, तमाम शहरों में रेंटल इनकम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही है, पर इसके बावजूद कुछ एक शहर हैं जहां पर स्थिति कमोबेश या थोड़ी सी बेहतर है। उसमें एक नेचुरल मुझे नाम बैंगलोर का दिखाई पड़ता है और उसके कई कारण हैं जो मैं आपसे थोड़ी देर में जिनका जिक्र कर सकता हूँ। बैंगलोर उन शहरों में से है जहां पर रेंटल डिमांड बहुत बनी रहती है अक्सर, और उसका शायद प्रमुख कारण यह है कि देश भर की जो एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है वो वहां जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इस वजह से वहां पर रेंटल डिमांड बनी रहती है। तो अगर आप सिर्फ इस छोटे से बैंड के अंदर भी अगर आप देखना चाहें कि किसमें थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, तो बैंगलोर में कुछ हद तक वो एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा करीब करीब हर शहर में कुछ ऐसे पॉकेट्स जरूर हैं जहां पर आपको कुछ अच्छी रेंटल रिटर्न मिल जाती है या कुछ खास प्रॉपर्टीज में मिल जाती है। तो उनको एक एक करके चर्चा करना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, पर मुंबई में भी चले आए या एमएमआर में चले आए तो कुछ एक ऐसे पॉकेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे जहां पर कि आपको रेंटल रिटर्न जो है वो 2-2.5% तक आपको मिल जा सकती है। आप नॉर्थ बॉम्बे के कुछ हिस्सों में चले जाएं या फार सबर्ब्स में चले जाएं तो कुछ एक पॉकेट्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर हम एनसीआर में चले जाते हैं तो कुछ एक पॉकेट्स मिलते हैं।
तो हर शहर में कुछ एक पॉकेट्स जरूर हैं, लेकिन जनरली अगर आप सिर्फ एक शहर की बात करना चाहें तो मैं समझता हूँ बैंगलोर एक मार्केट है जो फिलहाल कुछ बैलेंस में है। उतना अच्छा नहीं है जितना कभी होता था रेंटल रिटर्न, लेकिन फिर भी बाकियों के मुकाबले कुछ हद तक बेटर है। इसी तरह से कुछ हद तक पूना भी बेटर रहा है, लेकिन पूना इन दिनों काफी प्रेशर में दिखाई पड़ता है मेरी समझ से। जी बिल्कुल, यानी इस फेस्टिव सीजन प्रॉपर्टी मार्केट घर खरीदार और प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए तमाम संभावनाएं लेकर आ रहा है। विकल्प और ऑफर्स की भरमार है। जो सबसे जरूरी बात है वो यह है कि सावधानियां बहुत जरूरी हैं। अगर आप अच्छी रिसर्च और बारीकियों के साथ प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं तो भविष्य के लिहाज से ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आज प्रॉपर्टी प्लस दिवाली स्पेशल में इतना ही। अरविंद जी, अंकिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।